गर्मियों में मैं 16 साल का हो गया और अपना लाइसेंस प्राप्त कर लिया। काइल लुइस को झील से मृत कर दिया गया। यह क्रिसमस से एक सप्ताह पहले था और शहर में गर्मी का प्रकोप था। लोग झील को ठंडा करने के लिए गए, लेकिन काइल डूबा नहीं। उसके फेफड़ों में पानी नहीं था। अब वापस आकर 10 साल बीत गए। हमेशा की तरह जब मैं अपने माता पिता से मिलने लौटा तो झील पर पहुंचते ही मैंने अपने आप को धीमा पाया। टर्न ऑफ उस लंबी सड़क पर था जो उनके घर और फिर शहर की ओर जाती थी, और मैंने खुद को उसकी ओर खींचा हुआ महसूस किया, जैसे कि कोई चुंबक उसके गहरे केंद्र में पड़ा हो, मुझे खींच रहा हो। मैं रुका और कार से बाहर निकला और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। बाहर पानी की ओर देख रहा था, स्थिर सतह पर सूरज की चमक। यादें मुझ पर वापस दौड़ पड़ी। शाम को मेरे पिता और मैंने गैरेज में उस कार पर काम करते हुए बिताया जो उन्होंने हमारे लिए एक साथ करने के लिए खरीदी थी। मेरी बहन हमारी मेज पर सिसक रही है और मेरी माँ उसे दिलासा दे रही है, जबकि मेरे पिता चुप खड़े थे। गर्मी के लंबे दिन और पुलिस और अफवाहें, लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हैं। शहर के चारों ओर रयान भाइयों का दंभ। और काइल के जीवन का आखिरी दिन पुलिस को उन लोगों ने बताया जिन्होंने उसे देखा था। उस दिन वह 11 बजे तक सोया था। वह और मेरी बहन टेलर पिछली रात देर से शराब पी रहे थे, और जब वे उठे तो खाली बोतलें और गिलास अभी भी बेंच पर थे। शराब की गंध उनके छोटे से घर की हवा में लटकी हुई थी। वे उसी लंबी सड़क पर रहते थे जिस तरह मेरे माता पिता रहते थे, लेकिन शहर में आगे। मैं हर दिन उनके घर से गुजरता था जब मैं स्कूल से साइकिल से घर आता था। उस दिन का सपना देखता था जब मेरी कार आखिरकार मेरे लिए तैयार होगी। काइल को भूख लगी थी और वह सोफे पर बैठ गया और उसने सिगरेट सुलगाई जबकि टेलर ने उन्हें कॉफी पिलाई। उसने उससे पूछा कि क्या वह कुछ खाना चाहता है, और उसने कहा नहीं, वह भूखा नहीं था। वह शांत था और वह जानती थी कि वह चिंतित है। वह चिंतित था क्योंकि उस पर डीन रयान और उसके भाई पीट का पैसा बकाया था और वे अधीर हो रहे थे। जब यह बताया गया तो पुलिस ने जानना चाहा कि उन पर उनका क्या बकाया है। टेलर ने कहा कि उसने पीट रयान से कुछ कार के पुर्जे खरीदे और अभी तक उसे भुगतान नहीं किया, लेकिन आखिरकार उसने उन्हें सच बता दिया। तब तक वह मिल गया था और मुर्दा घर में ठंडा पड़ा था, और उसे अब इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके साथ क्या हो सकता है। यह पहले से ही था। काइल ने अपनी कॉफी पी और एक के बाद एक 2 सिगरेट पी। फिर उसने नहाया और जीन्स और नेवी टी शर्ट पहन ली जिसमें वह मर जाएगा। उसने उसे बताया कि वह एक दोस्त से मिलने जा रहा है और हमेशा की तरह बाहर चला गया। टायरों की चीख निकल रही थी। धूल का एक बादल भेज रहा था जो अभी भी हवा में लटका हुआ था। कोने पर मोबिल पर वह और सिगरेट और एक एनर्जी ड्रिंक खरीदने के लिए रुका। जब वह वहां काउंटर पर खड़ा था, पीट रयान अंदर चला गया और उसके पीछे आ गया। मैं आज लेने आ रहा हूं, पीट ने कहा। खजांची ने उसे यही कहते सुना और वह नहीं जानती थी कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि काइल ने जवाब नहीं दिया, या अगर उसने किया तो उसने नहीं सुना। या शायद वह अधिक जानती थी, जैसे हम सभी अधिक जानते थे, और रयान भाइयों के गलत पक्ष में नहीं आना चाहते थे। मेरे पिताजी उन दोनों के साथ हाई स्कूल गए थे, उसी वर्ष डीन के रूप में जो सबसे पुराना था, और उन्होंने कहा कि तब भी वे पूरे शहर में नरक बना रहे थे, अपना नाम बना रहे थे। काइल के मोबाइल छोड़ने के बाद वह मेरे पिता से पैसे मांगने आया। जब उसने पिताजी को अंदर खींचा और मैं गैरेज में बाहर था, कार में ब्रेक कस रहा था।
हमने इस पर काम करते हुए पिछले 6 महीने बिताए हैं। जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि यह होगा, अब जब मैं ड्राइव कर सकता हूं तो यह लगभग तैयार था। काइल बाहर निकला और मेरे पिताजी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ ठंडा सा आ रहा था। वह चुप खड़ा रहा और इंतजार करता रहा। क्या हम बात कर सकते हैं? काइल ने उससे पूछा। वे अंदर किचन में चले गए। 1 मिनट बाद मैं उसके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ गया। चुपचाप खड़ा रहा, मुश्किल से सांस ले रहा था। पिताजी अपनी बाहों के साथ बेंच के खिलाफ खड़े थे। उनके सामने काइल हताशा के साथ फिसल रहे थे। कृपया, मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि क्या मेरे पास जाने के लिए कोई और है। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैं तुम्हें वापस भुगतान करूंगा। मैं सिर्फ इस कार के लिए पीठ का एहसानमंद हूं जो मैंने उसे खरीदा था। मेरे पिता ने उसे जोर से हंसते हुए काट दिया। आप जो गंदगी चला रहे हैं उसका मूल्य $500 नहीं है। 5,000 की तो बात ही छोड़िए। तुम यहाँ आकर मुझसे पैसों की भीख मांगते हो। कम से कम इतना तो झूठ बोलने की हिम्मत तो रखो कि ऐसा क्यों हुआ। एक झूठा उन चीजों में से एक था जिनसे मेरे पिता सबसे ज्यादा घृणा करते थे। लगभग उतना ही जितना उसने एक पुरुष को किया जो एक महिला को मारता है। मेरी बहन का बॉयफ्रेंड वो दोनों चीजें थीं। ठीक है, लेकिन यह जैसा लगता है वैसा नहीं है, काइल ने कहा। उसका स्वर पतला और विनती कर रहा था। एक तरह से मैंने उसे कभी अपनी बहन से बात करते नहीं सुना। उसके लिए वह कभी रेंगता नहीं था। मैंने उनके लिए कुछ बर्तन बेचे थे और मुझे उनसे पैसे देने हैं। यह केवल एक बार की बात थी, मुझे बस उनसे मिलना था। यह उस कहानी का एक संस्करण था जो मैंने सुना था, जो यह था कि वह उनके लिए लंबे समय से बिक्री कर रहा था और उसने केवल एक छोटी राशि स्किम की थी, लेकिन उन्होंने ब्याज जोड़ा था। पिताजी बेंच से सीधे खड़े हो गए और भले ही वह काइल के समान आकार का था, वह उस पर भारी पड़ रहा था। आप चाहते हैं कि मैं अब आपकी गड़बड़ी ठीक कर दूं? आप किस तरह के आदमी हैं? यह एक ऐसा सवाल था जिसे दोनों ने अपने तीखे लहजे में पूछा और जवाब दिया। एक झूठा, कायर हश डरपोक, सबसे खराब किस्म। मुझे ठीक ठीक पता था कि मेरे पिता किस तरह के आदमी थे। उन्होंने मुझसे क्या उम्मीद की थी। एक आदमी जो मजबूत था, जो न रोया और न ही शिकायत की, जिसने अपने परिवार की देखभाल की। तब मेरे पिताजी फिर बोले, मुझे पता है कि तुम किस तरह की परेशानी में हो। मैं तुम्हारे लिए रयान भाइयों को भुगतान करूंगा और तुम शहर छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। यही सौदा है। काइल ने एक अजीब सी आवाज निकाली, बेबस और गुस्से में। आप मुझे शहर छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। शब्द पूरे रास्ते नहीं थे और मेरे पिता ने उसे कॉलर के चारों ओर लपेटा, उसे वापस दीवार पर पटक दिया। आपको लगता है कि अगर डीन रयान आपको खत्म कर देता है तो मैं बकवास करता हूं? अब तुम मेरे घर में हो और अगर मुझे फिर कभी अपनी बेटी पर एक खरोंच के रूप में दिखाई दिया तो मैं तुम्हारी दोनों बाहें तोड़ दूंगा। फिर वह पीछे हट गया, अपनी बाहों को फिर से जोड़ लिया, जैसे कि वह क्षण कभी आया ही न हो। सब कुछ शांत महसूस हुआ। केवल एक ही आवाज थी, एक मक्खी जो खिड़की से जोर से और उन्मत्त रूप से भिनभिना रही थी। काइल एक सेकंड के लिए दीवार के खिलाफ फिसल गया, मेरे पिता पर नजर गड़ाए हुए था, उसकी मुट्ठी में अनिर्णय और ढीली मुट्ठी। फिर बिना कुछ बोले वह मुड़ा और चला गया। मुझे वहां दालान में देखा और उसकी आंखें मुझसे मिली, यह जानते हुए कि मैंने इसे देखा है, उसके अपमान का क्षण।
उसने अपना कंधा मुझ पर थपथपाते हुए मुझे मोटे तौर पर पीछे धकेल दिया। मुझे तब आशंका की एक सिहरन महसूस हुई। मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी बहन के लिए। मेरे पिता ने उसे घायल कर दिया था और वह इसके लिए खून बहाएगी। वह हमारा घर छोड़कर अपने घर चला गया। हमारे बीच चलने वाली लंबी सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाना। जब वह वापस आया तो तनाव में था, रसोई में टहल रहा था और धूम्रपान कर रहा था। उसने और टेलर ने बहस की। उसने पुलिस को बताया। उन्होंने बहस की क्योंकि उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ शहर छोड़ देगी, और उसने कहा नहीं। वह अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने उससे कहा कि अगर वह वास्तव में उससे प्यार करती है तो वह उसके साथ जाएगी। जब वे बहस कर रहे थे तो वह लड़खड़ा गई। उसने अपना चेहरा बेंच से टकराया और अपना होंठ फोड़ लिया। उस दिन बाद में काइल थोड़ी दूरी पर शहर में चला गया और उस पब में चला गया जहां डीन और पीट रयान नहीं पीते थे। वह नशे में धुत हो गया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा, यह कहते हुए कि वह रयान भाइयों से नहीं डरता। उसके पास एक चाकू था और वह उसे मारने के लिए तैयार था जो पहले उसके लिए आया था। रात करीब 9 बजे दरबान ने उसे बाहर निकाल दिया। उसे बाहर मार्च किया गया और कहा गया कि वह इसे छोड़ दे और सुबह अपनी कार के लिए वापस आ जाए। दरबान वहीं खड़ा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। इससे पहले कि वह पानी से फूला हुआ और टूटा हुआ था, उसे देखने वाला वह आखिरी व्यक्ति था। उसकी अस्थिर चाल के रूप में वह सड़क पर जा रहा था जो उसके अपने घर की ओर जाता था और मेरे माता पिता के घर से आगे, और अगर वह आगे भी जाता रहा अगली सुबह कार सड़क पर अभी भी थी। काइल अपने बिस्तर पर नहीं था और मेरी बहन ने यह देखने के लिए फोन करना शुरू कर दिया कि क्या किसी को पता है कि वह कहाँ है। 2 दिन बाद उसका शरीर झील की सतह तक उठा और एक मछली पकड़ने वाले व्यक्ति द्वारा देखा गया। दोनों रायन भाइयों को पूछताछ के लिए खींच लिया गया। लोगों ने उन्हें स्टेशन के अंदर जाते देखा। मोबाइल में काइल को देखने के बाद पीट रयान अपने बेटे को क्रिकेट खेलते हुए देखने के लिए दोपहर बिताने चला गया था। वह किनारे पर खड़ा था और उसे रन के बाद रन बनाते हुए देखता था और उसके बाद वह उसे रात के खाने के लिए बाहर ले जाता था। फिर वह उसे वापस उसकी मां के घर छोड़ गया और उसके भाई डीन के घर चला गया। वह और डीन गर्म रात में बाहर बैठे और वुडस्टॉक का एक डिब्बा पिया। आधी रात के बारे में वह निश्चित रूप से याद नहीं कर सका। डीन बिस्तर पर गया और पीट सोफे पर लेट गया और सो गया। वे एक दूसरे के बहाने थे। कुछ भी उन्हें वहां झील से नहीं जोड़ा। फिर भी शहर में कई लोगों का मानना था कि यह वे थे। अन्य लोगों ने कहा कि भाइयों द्वारा कुछ $1000 से अधिक की हत्या करने का कोई अर्थ नहीं है। आखिरकार अब उन्हें अपना पैसा कभी नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि काइल ने बहुत से लोगों को नाराज कर दिया और हो सकता है कि जब वह घर जा रहा था तो उसने गलत व्यक्ति से बात की। जिस दिन वह मेरे पिता से बात करता पाया गया, उस दिन के बाद पुलिस हमारे घर आई। वे लाउंज में बैठे थे क्योंकि पंखा ऊपर से हवा चला रहा था और मैंने उन्हें फ्रिज से नींबू पानी के डिब्बे दिए। पिताजी ने उन्हें काइल के पैसे मांगने के बारे में बताया। जब हम वहां कार पर काम कर रहे थे तब आ रहे थे और उन्होंने अपना सिर उसकी ओर हिलाया। ताजी पेंट की हुई फोर्ड। फिर पुलिस वालों में से एक ने अपना सिर हिलाया और हंसा। मेरे पिता की ओर देखा। आप अपनी बेटी को उसके साथ मिलाकर बहुत खुश नहीं हो सकते, उन्होंने कहा। मैं निश्चित रूप से नहीं था, मेरे पिताजी ने उत्तर दिया। मैं चाहता था कि वह अपनी खातिर झूठ बोले।
यह स्वीकार नहीं किया कि वह अपनी बेटी के हत्यारे प्रेमी से नफरत करता था। लेकिन पिताजी हमेशा कहते थे, तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हारा है। कोई ऐसा व्यक्ति बने जिस पर लोग भरोसा कर सकें। इस धरती पर मुझे उनसे ज्यादा भरोसा करने वाला कोई नहीं है। यह अब एक कहानी थी। एक दशक बाद प्रेतवाधित झील। वहां तैरने वाले बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने पानी के नीचे अपने पैरों पर कुछ जकड़ा हुआ महसूस किया। वह हमेशा शहर में कोई बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था, काइल लुइस, और आखिरकार वह था। मैं और पापा जब भी जाते, रात के खाने के बाद गैरेज में चले जाते। ठीक वैसे ही जैसे हम तब करते थे जब मैं बच्चा था और अभी भी घर पर रह रहा था। उसके साथ बाहर होने के बारे में कुछ सुखद था। पेट्रोल, सुगंधित कंक्रीट और फ्लोरेसेंट लाइट की चमक, जिस तरह से हम एक दूसरे को बिना बोले ही समझ गए थे। मेरा बचपन कुछ अंतहीन था। पिताजी ने गैरेज में फ्रिज से 2 बियर लीं और एक मुझे दी और हम पीने के लिए खड़े होकर सड़क की ओर देख रहे थे। यहाँ रात में सन्नाटा पसरा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने मेरी तरह झील के खिंचाव को महसूस किया है। क्या लोग अभी भी सोचते हैं कि यह रयान था जिसने काइल को मार डाला? मैंने उसकी ओर देखे बिना पूछा। हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने कहा। लोग अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। मुझे वह दिन याद आया जब काइल को झील से निकाला गया था। पुलिस की कारों का काफिला जब हम गैरेज में खड़े थे, तब हम गुजर रहे थे। सायरन और बत्ती बंद होने के साथ उनकी कारों की गंभीरता और पिताजी द्वारा कार पर सैंडपेपर रगड़ने की कर्कश ध्वनि। पुराने पेंट के नीचे धातु का सख्त रूप। पिताजी रुकिए, वे देख सकते हैं, मैंने उनसे विनती की थी। वह मेरी तरफ देखने के लिए काफी देर तक रुका। हर कोई जानता है कि हम इस कार को कर रहे थे, बेटा, उन्होंने कहा। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचेगा। जाहिर है कि वह सही था। हर कोई डीन और पीट रयान को देखने में व्यस्त था। हमारे घर में बैठते ही पुलिस ने कार को ठीक देखा और फिर से दूर देखा। मेरे पिताजी ने टूटे हुए हेडलैम्प को बदलने के लिए एक नया हेडलैम्प खरीदा और डेंट को धमाका करने के बाद कार को एक नई पेंट जॉब के लिए ले गए, और किसी ने कभी भी यह पूछने के अलावा कुछ नहीं कहा कि उन्हें कौन सा रंग चाहिए। लेकिन उन सभी वर्षों के बाद जब मैं वहां झील के पास गया, तो मैं इसकी कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सका। मेरे पिताजी अंधेरे में अपनी कार से शव को खींच रहे हैं। उसे पत्थरों पर ले जाना ताकि कोई निशान न छूटे, और उसने ऐसा कैसे किया, मैं नहीं जानता। उसने उसे दूर के चारों ओर गिरा दिया, जहां पेड़ पानी में कम हो गए थे और कोई भी कभी तैरा नहीं था, और यह पर्याप्त समय था इससे पहले कि वह पाया जाए कि वहां क्या सबूत खो जाना था। मैं केवल इसकी कल्पना कर सकता था क्योंकि मैंने उस रात के बारे में कभी नहीं बोलने की कसम खाई थी, किसी से नहीं, उसे भी नहीं। मेरे पास जो स्मृति थी वह अब मेरे भीतर दबी हुई थी, कार पर ब्रेक का परीक्षण करने के लिए सड़क पर गाड़ी चलाने और एक कोने पर चक्कर लगाने और उसे वहां देखने की। मेरी हेडलाइट्स में उसका जानवर रूप, नशे में चूर लकड़ी, चमकती आंखें, और एक पल के लिए मैंने उसे फिर से मेरे घर के दालान में मेरे घर में घुसते हुए मेरी बहन को अपने ही घर में मारते देखा। एक क्षण था जब मैं ब्रेक लगा सकता था और नहीं, मैं मुड़ सकता था और नहीं। मेरे बुलाने के कुछ ही मिनटों बाद मेरे पिताजी वहां थे, मेरे साथ खड़े होकर सड़क के किनारे काइल लेविस की निर्जीव आकृति को देख रहे थे। रात के अंधेरे में किसी झाड़ी से मेंढकों और पक्षियों के आने की आवाज आई। फिर उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा,
मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखा। मेरी बात सुनो, यह मेरी गलती है। मैं ही चला रहा था। तुम्हें वह मिल गया। आप इसके बारे में फिर कभी नहीं बोल सकते, क्या आप समझे? उसने अपनी चाबी मेरे हाथ में दबा दी, मुझे अपनी कार घर चलाने और स्नान करने और बिस्तर पर जाने का आदेश दिया और यह भूल गया कि कभी ऐसा हुआ था। मैं उनकी कार में गया और पीछे के शीशे में सड़क के किनारे कार को देखा। उसके बगल में मेरे पिता थे, उनके हाथ में फोन था। वह क्षण मेरे पहले जीवन का अंत था, बचपन के धुंधले दिन जहां कुछ भी संभव महसूस होता था। इसके बाद जो जीवन आया वह गहरा और स्पष्ट दोनों था। मैं वास्तव में क्या था इसका ज्ञान। आप उस रात किसे फोन करेंगे? मैंने उससे पूछा। मैंने हमेशा सोचा है। मुझे नहीं पता था कि वह जवाब देगा या नहीं। मैंने उनसे वादा किया था और हमने वही किया। हमने अपनी बात रखी। उसने इन सभी वर्षों में मेरी रक्षा की। मैंने डीन रयान को फोन किया। उससे कहा कि मैं सड़क पर किसी को मारूंगा और मुझे उसकी मदद की जरूरत है। हम बहुत पीछे जाते हैं, मैं और वह। उसने मुझे उसे वहां से निकालने में मदद की। उसने अपना सिर उसकी ओर हिलाया। वह झील जिसे हम यहां से देख नहीं सकते थे, लेकिन महसूस कर सकते थे। यह कुछ ऐसा था जो हमेशा हमारे बीच रहेगा। अतीत का काला चुंबक हमें अपनी ओर खींच रहा था। आपको उसके लिए क्या करना होगा? दीन रयान ने कोई एहसान नहीं किया। उसने जो दिया, उसके लिए आपने भुगतान किया। मेरे पिताजी ने मुझे फिर से देखा और मुझे उन सभी चीजों का भार महसूस हुआ जिन्हें मैं नहीं जानता था। यह उसके लिए बुरा था। हर कोई काइल को अभी भी उसे फटकारते हुए देख रहा था। मैंने काइल का कर्ज चुका दिया और उसने लोगों को सोचने दिया कि वे क्या चाहते हैं। मैंने तब दीन रयान की लंबी चुप्पी के बारे में सोचा। कुछ भी अस्वीकार या स्वीकार नहीं करना। मेरे और मेरे पिताजी के बीच जो सन्नाटा पसर गया था, हम सब इससे बंधे हुए हैं। उस रात मुझे पता था, जैसा कि मुझे हमेशा होता था, मेरे पिता मेरी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। क्योंकि मैं जानता था कि वह कैसा आदमी था जिसने अपना ख्याल रखा। जैसा मैं था वैसा ही।